नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद। दोस्तों ये प्रश्नावली हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की प्रश्नावली, जैसे पिछली प्रश्नावली हमारी वास्तविक संख्याएं 4 नंबर की थी, वैसे ये भी प्रश्नावली हमारी 4 नंबर की और ये बहुत छोटी प्रश्नावली है, ठीक है। और इसे हम आसानी से 4 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बहुपद। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाम में क्या मतलब निकलता है। बहु यानी होता है अनेक, और पद का मतलब होती है अनेक पद हो, जिसमें मतलब टर्म हो। अब दोस्तों पद क्या होते हैं, तो दोस्तों जो पद, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। तो जो चर व अचर राशियों के, ठीक है, संयोग से प्लस गुणा भाग उनके जो संयोग से मतलब संक्रियाओं से, संक्रिया हमारी 4 होती है। संक्रिया, प्लस की संक्रिया, माइनस की संक्रिया और गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया। तो जो चर व अचर, किसी निश्चित चर व अचर में संक्रिया लगा करके जो पद बनते हैं ना, उनको व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। जैसे व्यंजक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x - 6y + 5, ठीक है। तो जो इसमें प्लस व माइनस से जो अलग हो रहे हैं उनको पद बोलते हैं। तो 5x क्या है, एक पद है। 6y क्या है, एक पद है, ठीक है। और +5 भी एक पद है, ठीक है। तो जो प्लस और माइनस से, ठीक है, प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो रहे हैं उनको पद बोलते हैं, ठीक है। तो अनेक पदों से जो मिलके बने होते हैं उनको बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और बीजीय व्यंजक जो निश्चित चर या अचर, ये यहाँ पे जो x, चर और अचर को और जान लेते हैं कि चर क्या होता है। चर और अचर जिसका मान चेंज हो उसको चर बोलते हैं। जैसे x, चर को हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, छोटे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से, जैसे x, y, z, ABC, ठीक है, A, B, C, ABCD के कोई भी अक्षर हो सकता है चर। और अचर होते हैं जिनका मान फिक्स हो, ठीक है। 2, 3, 4, 1.5, ये सारे क्या होते हैं, √2, ये सारे क्या होते हैं, अचर। तो चर में तो वो होता है जिनका मान फिक्स ना हो। जो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कंडीशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x + 2 = 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब मैं बोलूँ x - 4 = 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि x में से क्या 4 घटाएं तो 6 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x में से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि 10 - 4 = 6। तो 10 में से 4 घटाते हैं तभी तो 6 आती है। तो जो चर होते हैं वो कंडीशन के हिसाब से वेरी करते हैं, ठीक है। जो वेरी करें मतलब जिनका मान परिवर्तनीय हो जिनका मान, उनको बोलते हैं चर। और जिनका मान फिक्स हो, ठीक है, उनको बोलते हैं अचर। इनको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो चर और अचर समझ में, ठीक है। तो चर व अचर के, निश्चित चर व अचर के संयोग से, ठीक है, संयोग की संक्रियाओं से जो बनते हैं उनको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या है कि बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी। यहाँ पे ये जो 5x है, ये इसका x का क्या है, गुणांक, ठीक है। जो चर के गुणा में होता है उसको गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे y का गुणांक क्या है, y का गुणांक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। जो x के गुणा में उसको x का गुणांक, ऐसे मैं बोलूँ y का गुणांक। तो दोस्तों y का गुणांक यहाँ पे y के गुणा में क्या है, -6। तो साइन समेत हमें चिन्ह समेत बोलना है, ठीक है। तो -6। ऐसे ही ये जो 5 है, ये कौन सा ये अचर है, ठीक है। कौन सा पद है, ये अचर पद है, ठीक है। तो 5 अचर पद है, तो इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। दोस्तों व्यंजक और समीकरण में भी अंतर होता है। दोस्तों व्यंजक तो जिसका इक्वल टू मतलब बराबर का साइन नहीं होता, जबकि समीकरण में जैसे मैं बोलूँ 5x - 6y + 5 = 0, ठीक है, बराबर 0 बराबर 6। अगर जिसमें बराबर का चिन्ह आ जाए वो समीकरण हो जाता है, यानी कि व्यंजक में अगर बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम बीजीय व्यंजक के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। समीकरण हमारा इस टॉपिक भी नहीं है समीकरण, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या होते हैं, निश्चित चर व अचर के संक्रियाओं के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक ये हमारा पद भी हो गया, ठीक है, पद भी हो गया। और बहुपद, यह भी बोला था, बहुत सारे बीजीय व्यंजकों से मिलकर के जो पद बनता है उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। देखो एक बीजीय व्यंजक, इसको भी सेपरेट बीजीय व्यंजक और पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी बीजीय, तो बहुत सारे, जैसे मैं बोलूँ 5x + 2 + 6x - +7, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक और बहुपद समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकी कुछ कंडीशन समझ लेते हैं, ठीक है।
तो बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर कोई बहुपद है तो उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जो धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो और पूर्णांक हो। जैसे क्योंकि पूर्णांक में दो चीज़ें होती हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, धनात्मक प्लस ऋणात्मक और शून्य, ठीक है, शून्य। तो धनात्मक पूर्णांक में तो मान आते हैं 1 2 3 उससे लेकर इन्फिनिटी तक, और ऋणात्मक पूर्णांक में मान आते हैं -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक, और शून्य तो शून्य होता है। तो हमें जो बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो एक बहुपद लिखते हैं कि वो बहुपद है कि नहीं है, ये पहचानना सीखते हैं कि बहुपद कौन सा तो बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से पहचाना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। मैंने लिखा है x² + 5x की पावर -7 + 6, क्या ये बहुपद है? देखो यहाँ पे x की जो घात है, जो x के जो घात होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो x की घात यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्योंकि हमें जब भी बहुपद में देखना है तो सारे जो चर है, चर, ये भी चर है, ये भी चर है, तो चर की घात क्या होनी चाहिए, सारे चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी है। यहाँ पे तो धनात्मक है लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, ठीक है, बहुपद नहीं। फिर दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, x² + 7x(4), क्या ये बहुपद है? हाँ, क्योंकि इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, x की पावर 1/2 + 6x की पावर 4, क्या ये बहुपद है? तो दोस्तों इसमें धनात्मक तो है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में पूरे अंक आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 आते हैं पूर्णांक में, अभी पढ़ा था हमने। पूर्णांक में कौन से आते हैं, धनात्मक पूर्णांक में, जबकि ये क्या है, ये भिन्नात्मक पार्ट है, ठीक है, भिन्न के रूप में, जो पूर्णांक में भिन्न हमेशा पूर्णांक में नहीं आती है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, x² + 1/x की पावर -7 + 6, तो क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? यहाँ पे +7 कर देता हूँ, ठीक है। तो x² + 1/x की पावर 7, ठीक है, +6, तो ये क्या बहुपद है? तो दोस्तों ये बहुपद, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, x², जब नीचे पावर होती है -7 तो ये ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, नीचे तो प्लस की है तो ऊपर जाते ही माइनस की हो जाएगी, -7 + 6। तो देखो ये धनात्मक पूर्णांक थी, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक होगी। जब भी घात नीचे पॉजिटिव हो और ऊपर जाएगी तो किस में बन जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये क्या नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसकी जगह अगर मैं -7 लिखता तब ये बहुपद हो जाता, क्योंकि जो चर है उसकी घात क्या आ जाती, धनात्मक आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बहुपद को पहचानना, एक क्वेश्चन तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये पहचानना कि बहुपद की जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और धनात्मक होने चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। तो हमें उनकी घात देखनी है, अगर घात अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद होगा, अगर घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जैसे नीचे अगर ये है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुपद को हमने पहचानना सीख लिया। उसके बाद में ये दिया, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है। जब भी प्रत्येक चर राशि का जो गुणांक होता है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वास्तविक संख्या ही होता है, ठीक है, -√2x7। देखो यहाँ इसका x² का गुणांक क्या है, जब कुछ नहीं हो तो 1 होता है गुणांक, x² का गुणांक 1। मैं बोलूँ यहाँ पे x की पावर 3 कर लेते हैं, x³ का गुणांक, ठीक है, x³ का गुणांक क्या है, 5। मैं बोलूँ x की पावर 5 का गुणांक क्या है, -√2, जो भी क्या है, वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में पढ़ा था, ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय। ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो जो प्रत्येक पद की राशि का जो गुणांक है चर राशि का, ठीक है, चर राशि, यहाँ पे चर राशि क्या है, x², x³ और ये x की पावर 5, x ओनली चर क्या है, x, ठीक है, चर क्या है, x, ठीक है, चर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना है। नेक्स्ट बहुपद की घात। दोस्तों बहुपद की घात में हम क्या देखते हैं, बहुपद में से जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये कोई बहुपद है, x² + 5x की पावर 7 -2x की पावर 6।
तो दोस्तों यहाँ पे चर राशि क्या है, x, चर क्या है, x x x। जो ये चर राशि उसमें अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो अधिकतम घात कितनी है 7। तो ये 7 घात का बहुपद है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 7। ठीक, तो ऐसे जो चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है ठीक, कहलाती है। तो चर राशि की जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात हुई क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जिसकी घात 1 होगी उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसकी घात 2 होगी उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसकी घात 3 होगी उसको त्रिघात, अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात। ठीक है, तो देखो इसका व्यापक रूप लिखते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मतलब ये किस रूप का होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो ये होगा ax + b फॉर्म का। तो इसमें चर राशि क्या है, x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी होगी, घात = 1। तो रैखिक जो बहुपद है उसकी घात कितनी होती है 1। ऐसे ही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो चर है वो x है, x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी 2। ठीक है, तो इसकी घात कितनी होगी, द्विघात बहुपद की घात क्या होगी, घात 2। ठीक है, तो 2 घात का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, इस फॉर्म का हमारा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चर है x है, ठीक है, यहाँ भी चर क्या है x, तो x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये इसकी घात कितनी होगी त्रिघात बहुपद की, जिसकी जितनी घात उतनी घात का बहुपद। ठीक है, 3 घात का बहुपद वो त्रिघात का। ठीक है, इसकी घात 3 तो इसको त्रिघात बहुपद। दोस्तों यहाँ पे जो ये है a, ये क्या है, a और b क्या है, वास्तविक संख्या, तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a का मान ही 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो, ठीक है, अचर राशि हो जाएगी। यहाँ पे भी a का मान 0 नहीं है, b और c का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा तो उसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी 0, घात 0 हो जाएगी तो वो दो घात का बचेगा नहीं, तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी a ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a ही 0 हो जाएगा तो इसकी घात खत्म हो जाएगी, तो ये कौन सी, अगर इसका a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात का बहुपद बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका a 0 हो जाएगा तो ये एक घात का बहुपद बन जाएगा, जिसको रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसका अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर। ठीक है, अचर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में उसकी घात 1 होती है, द्विघात बहुपद में उसकी घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में उसकी घात 3 होती है। ठीक है, और उसकी घात निकालना हमने सीखा कि चर की अधिकतम जो पावर होती है, ठीक है, घात, वही उसकी घात कहलाती है। ठीक है, इसको डिग्री पढ़ते हैं, तो इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं बहुपद का मान और बहुपद का शून्य। तो दोस्तों मान क्या होता है बहुपद का, जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है ये 5x² + 7, ठीक है, ये कोई बहुपद है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, p यानी पोलिनोमियल यानी बहुपद, किसमें x क्या चर है, तो देखो px, अगर ये py होता तो ये y में बहुपद होगा 5y² + 7। ठीक है, तो ये हमें बहुपद को लिखने का तरीका होता है, p मतलब पोलिनोमियल यानी बहुपद, x में, px यानी बहुपद है किसमें, x में। ठीक है, py यानी बहुपद है किसमें, y में। ठीक है, अब इसका जो मान क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या के लिए इसका x की कोई भी x चर है तो x की कोई भी मान के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका मान कहलाता है। ठीक है, तो मैं बोलूँ x = इसको मिटा देता हूँ मैं, x = 1 पर, x = 1 पर। ठीक है, तो इसकी p1 आ जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ पे भी x की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर + 7। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 1 × 5 5 + 7, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, p1 = 12। ठीक, तो यही बहुपद का मान होता है, किसी वास्तविक संख्या के लिए बहुपद का जो मान वही बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, बहुपद की जो वैल्यू आएगी वही बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, तो हम x = 1 पे इसका मान निकालेंगे, तो x की जगह जो चर है हमारा उसकी जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी जो मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाता है। तो दोस्तों बहुपद का शून्य क्या होता है, जैसे ये बहुपद है
तो हम क्या करते हैं, बहुपद इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पी एक्स इक्वल टू ये बहुपद है, इसको इसके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई और बहुपद ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 5x + 7 ले लेते हैं, ठीक है। एक घात का बहुपद ले लिया मैंने। तो अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुपद को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही बहुपद को 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 7 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, पक्षांतरण करेंगे तो ये -7 और ये 5। तो जो x की जो वैल्यू आई है वो उसके शून्यक, क्योंकि जब इस x की वैल्यू को हम बहुपद में पुट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही ऐसी वैल्यू जिसका मान बहुपद में रखने पर मान 0 हो जाए बहुपद का, वही शून्यक कहलाते हैं। जैसे ही इसका मान मैंने अगर बहुपद में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, पुट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुपद में रख रहा हूँ, तो जैसे ही बहुपद में रखा तो ये हो जाएगा x × -7/5 + 7, ठीक है। 5 से 5 कट गया तो ये -7 + 7, -7 और +7 कितना होता है, 0। तो ऐसी वैल्यू जिसका बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो जाए वही बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो शून्यक निकालते हैं कैसे, बहुपद को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और जो हमारा वेरिएबल है यानी कि जो चर है, चर की वैल्यू आएगी वही बहुपद का शून्यक कहलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बहुपद के शून्यक में हम एक घात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो देखो एक घात बहुपद के शून्यक यानी कि रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद और शून्यक, इधर लिख लेता हूँ शून्यक। दोस्तों अगर रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुपद कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद और ये रैखिक बहुपद, इसके शून्यक कितने होंगे, 1, क्योंकि रैखिक बहुपद में जो बहुपद का जो शून्यक का मान x का मान आएगा वो क्या आएगा, 1 ही। ऐसे ही मैं बोलूँ द्विघात बहुपद, तो इसमें x की 2 वैल्यू आएगी तो शून्यक कितने आएंगे, 2। ऐसे त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में शून्यक कितने आएंगे, त्रिघात बहुपद में शून्यक कितने आएंगे, 3, क्योंकि x के 3 मान आएंगे इसके लिए, क्योंकि उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3, इसकी अधिकतम घात 2, इसकी अधिकतम घात 1, तो x का 1 मान आएगा, इसमें x का 2 मान आएंगे और त्रिघात बहुपद के लिए x के 3 मान आएंगे। नेक्स्ट शून्यकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शून्यकों से संबंधित महत्वपूर्ण, किसी भी बहुपद px के शून्यक ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को 0 यानी px = 0 रखकर हल कर लेते हैं, ठीक है। px को क्या कर लेते हैं, उस बहुपद को 0 रख के x की जो वैल्यू आएगी वही शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। और ये अभी हमने समझ लिया, एक घात बहुपद के शून्यक 1 होते हैं, द्विघात बहुपद की 2 घात होती है, 2 घात तो उसके शून्यक भी 2 होंगे, 3 घात होगी तो उसके शून्यक भी 3 होंगे, ठीक है, त्रिघात बहुपद में। इसका तीसरा पॉइंट है, बहुपद की जितनी घात उसके उतने ही शून्यक होते हैं, जिसमें कुछ समान भी हो सकते हैं और कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। तो जितनी घात होगी उतने शून्यक होते हैं, जिसमें से सभी समान भी हो सकते हैं और कुछ समान हो सकते हैं या फिर सभी असमान भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, किसी बहुपद का एक शून्यक शून्य भी हो सकता है। किसी बहुपद का एक शून्यक क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे 5x + 5 = -5, ठीक। तो जैसे ही इसको इधर पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है, x इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है, = 0, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं है तो इसमें इसको इधर भेजेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसी बहुपद का शून्यक, एक शून्यक शून्य भी हो सकता है, ठीक है। शून्य काल्पनिक भी हो सकते हैं, शून्यक हमारा काल्पनिक भी हो सकते हैं, काल्पनिक मान भी हो सकते हैं यानी कि, ठीक है, वास्तविक भी हो सकते हैं शून्यक और काल्पनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। भाई शून्यक क्या ज्यामितीय अर्थ कहते हैं, कोई बहुपद है px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। तो शून्यक के जो x निर्देशांक होते हैं ना, वो y, जहाँ y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो जो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो x अक्ष को जो ये कोई बहुपद है, ठीक है, कैसा बहुपद है पता नहीं, लेकिन जो y अक्ष को जितनी बार काट रहा है ना, ये y = ये, ठीक है, y = ये बहुपद है, y = px, ठीक। तो इसका जो ग्राफ है, जो x अक्ष को जितनी बार काट रहा है वही शून्यक हो। ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को ये काट रहा है 1 बार, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 1। जैसे ये ग्राफ है तो ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, तो ये ही इसके शून्यक होंगे, ठीक है। तो एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, ठीक है, x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, जहां पर
पी एक्स जो वाई जो ग्राफ है ना वाई इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है उसका एक्स निर्देशांक की उसका क्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर वाई का एक्स अक्ष पर वाई का मान तो क्या हो जाएगा 0, तो एक्स निर्देशांक की उसका क्या कहलाता है, उस ग्राफ का शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी जो 2.1 प्रश्नावली है उसमें इसी आधार पर सारे क्वेश्चन इसी आधार पर वो करेंगे। ठीक है, फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में हमें शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यदि द्विघात बहुपद इस फॉर्म व्यापक रूप है ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है, तो उनका योग और गुणा। ठीक है, योग कैसे आता है, योग में हम जो -x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, तो इक्वल टू माइनस पहले से दिया हुआ है, x का गुणांक b है, x का गुणांक b है अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे a। ठीक, तो जो शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। ठीक है, -b -x का गुणांक अपॉन, ठीक है, x² का गुणांक -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x का गुणांक माइनस पहले से लगा हुआ है -b/x² का गुणांक a। तो ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। ऐसे ही शून्यकों का गुणा, ठीक है, अचर पद अपॉन x², यहाँ पे अचर पद क्या है c, ठीक है, इक्वल टू c और x² का गुणांक a। ठीक है, तो c/a, तो उनका गुणा क्या होता है शून्यकों का गुणा, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणा c/a, अचर पद अपॉन x² के गुणांक का भाग देंगे। ठीक है, तो c/a। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 के पहला क्वेश्चन करते हैं हम। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, px कोई बहुपद है, y इक्वल टू px के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमने अभी ज्यामितीय अर्थ पढ़ा था उसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हमने जाना था कि जो y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेंगे तो x निर्देशांक की उस बहुपद के क्या कहलाते हैं शून्यक। तो दोस्तों ये जो लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू px का, ठीक है, ये बहुपद का ग्राफ है, सीधी लाइन है, लेकिन ये y अक्ष को x अक्ष को कहीं पे काट नहीं रहा है, किसको x अक्ष को कहीं पे भी नहीं काट रहा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य, 0, कोई शून्य किसका नहीं होगा। ठीक है, शून्य मतलब ये x अक्ष को काट ही नहीं रहा, तो काट नहीं रहा तो x का निर्देशांक नहीं आएगा, x का निर्देशांक नहीं आएगा तो इसके शून्य क्या होंगे, शून्य। अब देखो दोस्तों ये वाला ग्राफ y इक्वल टू px का ये जो ग्राफ है x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये y इक्वल टू px का ग्राफ है ये। ठीक है, बहुपद का ग्राफ ऐसे वाला कोई ग्राफ है कोई, तो ये x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका शून्य 1। ठीक, और ये कोई y इक्वल टू px का जो ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो दोस्तों ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 1 2, अगर स्पर्श कर रहा है तब भी वो काट रहा है 2 और 3, तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3। x अक्ष को देखना है ना कि y अक्ष को। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष को ये दो बिंदुओं पे काट रहा है 1 और 2, तो इसके शून्य हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे इसके शून्य, 2। ठीक है, इस ग्राफ के शून्य कितने हो जाएंगे, 2। तो अगर x अक्ष देखो ये वाला ग्राफ x अक्ष को काट ही नहीं रहता तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0। और यदि x अक्ष को ये 2 पर काट रहा है तो 2, एक बार काट रहा है तो 1, और ये 3 बार काट रहा है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट में बताना है कि इसके शून्य कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है तो इसके शून्य कितने होंगे। ठीक है, तो इसके शून्य का हमें बताने हैं। ठीक है,